एतबार से ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड जब भी बनता है एनर्जी लेता है, जब टूटता है एनर्जी देता है। यानी इसको एनर्जी एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी ट्रांसफर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लूकोज बनाओ, ग्लूकोज तोड़ो, आपने देखा यही जिंदगी है। जब कभी मेटाबॉलिज्म में आपको फ्री एनर्जी दरकार हो, आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ो, एनर्जी निकाल लो। तो अगर सी एच बॉन्ड में एनर्जी है तो सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोरेज जो है वो लिपिड में हो सकता है। और आपको पता है, इसीलिए आप देखें ऑयल्स एंड गैसेस जो हैं फौरन आग पकड़ लेते हैं, बिकॉज इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। और इसीलिए ये हाईली हाईली कंबस्टेबल होते हैं, ये फायर कैचिंग होते हैं, इनको कहते हैं इनफ्लेमेबल हैं। ये सब्सटेंसेस जो हैं जल्दी आग पकड़ते हैं। आप देखें लकड़ी भी जलती है, लेकिन लकड़ी फौरन आग नहीं पकड़ती। सेलुलोज की बनी हुई है, नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड कम है। अगर आपने उसको फौरन आग लगानी है तो आप क्या करते हैं, उस पर तेल गिरा देते हैं, थोड़ा सा मिट्टी का तेल गिराएं, उसको आग लगा दें। तमाम सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा जो फायर कैचिंग है, इनफ्लेमेबल है, वो लिपिड्स हैं। उसकी वजह, या लिपिड के डेरिवेटिव्स हैं, उसकी वजह ये कि इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं ये कहूं कि लाइफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही सबसे ज़्यादा जगलिंग है, तो बात गलत नहीं है। जिंदा चीज़ों में या पानी है या फिर कार्बन और हाइड्रोजन से ड्राइव शुदा मुख्तलिफ केमिकल्स हैं। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आपको? फॉलो किया आपने अब तक की डिस्कशन को? जी सर। हाँ जी। तो जी सर। जो कॉमनेस्ट बात है वो कार्बन और हाइड्रोजन। यानी अगर ये बॉन्ड खत्म हो जाए तो फिर कोई लाइफ नहीं है। यानी अगर कोई सब्सटेंस, कोई ऐसा जिंदा जानदार नहीं है जिसमें सी एच बॉन्ड से बने हुए मालिक्यूल या उनसे ड्राइव शुदा मालिक्यूल ना हो। तो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बड़ी अहम है। हर वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हों उसको आप ऑर्गेनिक कह देते हैं। उसका कोई ना कोई ताल्लुक लाइफ से बन जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब ही यही है, आपको पता है। आप कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस उठा के देखें तो आप उसकी तारीफ में यही कहते हैं कि ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन समटाइम आप कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, ये लाजमी है, बाकी कोई सब्सटेंस हो या ना हो। किसी सब्सटेंस के ऑर्गेनिक क्वालिफाई करने के लिए उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। यानी इसका मतलब है, मुझे ये कहने दें कि ये कहीं से भी बने, लेकिन इनका ताल्लुक क्योंकि लाइफ के साथ है, लिहाजा हम कहते हैं कि ये सब्सटेंसेस, यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, डायरेक्ट बॉन्डिंग में होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब ये कि उनका किसी ना किसी तरह से लाइफ के साथ ताल्लुक है, लिविंग थिंग्स के साथ ताल्लुक है। उनके बदन में बनते हैं, उनके बदन से निकलते हैं, उनके बदन से खारिज होते हैं, या आप कह लें कि उनके बदन में नमू पाते हैं, या उनके बदन की जो डीकम्पोजिशन है यानी ब्रेक डाउन है, उस वक्त ये रिलीज होते हैं। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ केमिकल नेचर के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उन सब में एक कदर मुश्तरक है ऑर्गेनिक होने के लिए कि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग हो। कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा कार्बन के बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ हो सकते हैं, सल्फर के साथ हो सकते हैं, फास्फोरस के साथ हो सकते हैं। किसी सब्सटेंस में ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड कोई भी ना हो। एक ना एक बॉन्ड जरूर हर सब्सटेंस में मौजूद रहेगा। सबसे कम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको नजर आती है तो वो न्यूक्लिक एसिड्स में है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा सी एच बॉन्ड्स की कमी है। सबसे कम तरीन सी एच बॉन्ड्स न्यूक्लिक एसिड्स में। इसीलिए हम समझते हैं कि आउट ऑफ द 4 सब्सटेंसेस जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, उनमें न्यूक्लिक एसिड जो है दे आर प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सब्सटेंसेस। सबसे ज्यादा न्यूक्लिक एसिड स्टेबल हैं, डीएनए और आरएनए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी कार्बोहाइड्रेट में है, उसके बाद स्टेबिलिटी प्रोटीन में, और सबसे कम स्टेबिलिटी आपको लिपिड में मिलेगी। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में कहूं तो सबसे ज्यादा सी एच बॉन्ड्स
लिपिड में मिलेंगे पर मॉलिक्यूल, उसके बाद प्रोटीन में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में, और सबसे कम आपको न्यूक्लिक एसिड्स में मिलते हैं। लेकिन होना ज़रूरी है, सी एच बॉन्ड होना ज़रूरी है। सो ये सब्सटेंसेस कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक लाइफ से है, लिविंग थिंग्स के अंदर पनपते हैं, उनकी डीकम्पोजिशन से बनते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में ये प्रोड्यूस होते हैं, कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक लिविंग थिंग्स के साथ ज़रूर है। इसीलिए इस लाइन में सबसे पहले आप देखें, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, क्या लिखा है? लिपिड्स आर दी सब्सटेंसेज ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, यानी ये कहीं ना कहीं जिंदा जिस्मों के अंदर से पैदा होते हैं, उनकी तोड़ फोड़ से बनते हैं, या वो डायरेक्ट इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके बदन के बनने के अमल में, या उनके बदन के जलने और टूटने के अमल में जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से लिपिड्स भी एक है। अब लिपिड्स एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ कंपाउंड है, बहुत बड़ी। इनमें केमिकली डाइवर्स नेचर के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जिनका कीमियावी तौर पर जो केमिकल खासियतें हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उस एतबार से वो एक जैसी प्रॉपर्टीज के हामिल होना जरूरी नहीं है। ये मैं पहले समझा चुका हूं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होने के लिए मखसूस किस्म की केमिकल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। उनके लिए ये जरूरी है कि वो एल्डिहाइडिक या कीटोन डेरिवेटिव्स होने चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के। अगर इसके अलावा कुछ हैं तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से खारिज हो जाएंगे, या फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के फर्दर डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, फिर वो कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएंगे। इसको एक मखसूस केमिकल नेचर पर हमने ये क्लास बना दी। प्रोटीन के बारे में हमने कहा जी ये अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव है, अमाइनो एसिड की तारीफ कर ली। वहां पे भी आपने देखा कि एक मखसूस किस्म की नेचर होनी चाहिए जिसके पॉलीमर्स को आप प्रोटीन कह सकते हैं। लेकिन वहां पे हमने एक बड़ी अहम शर्त लगाई थी कि उनमें कुछ बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए। एट्रीब्यूट सिफात को कहते हैं, हर केमिकल में अपनी कुछ सिफात होती हैं, लेकिन जब हम बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो वो उसमें कोई लाइफ से रिलेटेड कोई खसूसियात होनी चाहिए। ये बात मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं कही थी। ये पैसिवली कार्बोहाइड्रेट जो है लाइफ को कोई ना कोई खासियत दे सकते हैं, मसलन सेल वॉल दे दी, मसलन ग्लाइकोलिपिड्स में एड्रेसिंग कर दी किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल की या लिपिड मॉलिक्यूल की। लेकिन जो बुनियादी खसूसियात हैं वो हमारी, या हमारे फिनोटाइप्स जो हैं, वो मेनली हमारी प्रोटीन्स की मरहून मिन्नत है। लिपिड्स के बारे में मैंने बड़ी अहम बात की थी कि ये मेम्ब्रेन बनाते हैं, मेम्ब्रेन के बगैर सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा हम कहते हैं कि लिपिड जो हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हो सकते हैं। लेकिन ये बायोलॉजिकल ओरिजिन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब अगर बायोलॉजिकल ओरिजिन और सी एच बॉन्ड्स और उस हवाले से बात की जाए तो कोई भी हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वो लिपिड की डेफिनेशन में आ जाता है। यानी जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, मैं उस नुक्ते पे वापस आ गया हूं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोकार्बन, खुद हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किया गया हो, यानी बुनियादी मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन का हो, उसमें आप किसी भी किस्म की कोई चेंज ले आए केमिकल नेचर की, तो वो लिपिड की डेफिनेशन में आ जाएगा, अनलेस इट कंटेन सम अदर स्पेसिफिक ग्रुप्स। लाइक यू सी, हाइड्रोकार्बन तो था लेकिन उसमें आपने देखा था कि जनाब अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही अल्फा कार्बन पर हो तो अमाइनो एसिड। हाइड्रोकार्बन था लेकिन उसमें अल्कोहलिक हाइड्रोक्सल ग्रुप हो और एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव हो, अब कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे और उनके सिंपलर डेरिवेटिव्स होंगे, दे विल ऑल बी लिपिड्स। सो लिपिड्स के बारे में कहा जा सकता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल ओरिजिन के मॉलिक्यूल हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिहाजा ये जनाब आप कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से ड्राइव कोई भी सब्सटेंस। अब यहां पे बड़ी अहम बात आगे कह रहे हैं कि दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म एंड मैथनॉल। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ये बड़ा मिसलीडिंग है। एक मिनट मुझे आप एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं आके इसको एक्सप्लेन करता हूं।
नहीं जी, आई एम सॉरी, मुझे 1 मिनट के लिए जाना पड़ा। गेट पे कुछ लोग गश्त कर रहे थे, वो मुझे मस्जिद लेके जाना चाह रहे थे। मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया कि जी मैं अल्लाह के बंदे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे क्लास पढ़ाने दें। अच्छा जी, तो अब ये सेंटेंस बड़ा मिसलीडिंग है जब ये कहा जाता है दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? जरा गौर तो करें ना, ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं और लिविंग थिंग से ही आते हैं, यानी बायोलॉजिकल ओरिजिन है इनका भी। लाइक यू सी क्लोरोफॉर्म एंड मैथनॉल। क्लोरोफॉर्म जो है ये आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं, लेकिन इसका बुनियादी सब्सटेंस कौन सा है? मीथेन है। क्लोरोफॉर्म में क्या है? CH, Cl3, यानी 3 हाइड्रोजन जो है अगर आप क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। मैथनॉल क्या है? CH3OH। अब क्योंकि ये आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और मीथेन आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं है, लिहाजा उसको आप सॉल्वेंट नहीं कह रहे, इनको आप सॉल्वेंट कह रहे हैं। सॉल्वेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी केमिकल नेचर, गौर करें जरा, इनकी केमिकल नेचर, बिकॉज ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो इनकी केमिकल नेचर भी हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल है और लिपिड भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, लिहाजा वो लिपिड के मॉलिक्यूल इन थिन मॉलिक्यूल्स में हल हो जाते हैं, यानी जिनको हम आम तौर पर लिपिड समझते हैं वो सब के सब इसमें हल हो जाते हैं। एंड दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन, इफ एट ऑल, इन वाटर। अगर कोई लिपिड पानी में हल होगा तो वो 100% हल नहीं होता, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि लिपिड का मॉलिक्यूलर साइज क्या है और उसमें हाइड्रोफोबिसिटी कितनी है। हाइड्रोकार्बन हमेशा पानी से नफरत करते हैं, पानी में हल नहीं होते। अगर आप पेट्रोल में पानी डालें नहीं होगा, मोम में पानी डालें वो भी हल नहीं होगा। मैथनॉल जो है ये हल हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो